हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज की वीडियो में हम जानेंगे लाइम सैचुरेशन फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है जब भी रॉम्स की डिजाइनिंग होती है, और इसी बेसिस पे ही ये पता लगाया जाता है कि जो किल के इनसाइड में जितने भी रिएक्शन होने हैं वो प्रॉपर तरीके से होगा कि नहीं होगा, जो बर्निंग प्रॉपर तरीके से होगी कि नहीं होगी, जो रिएक्शन है सॉलिड सॉलिड रिएक्शन, जो सॉलिड लिक्विड रिएक्शन है, जो C3H का फॉर्मेशन है प्रॉपर तरीके से होगा कि नहीं होगा, C2H का जो फॉर्मेशन होना है वो प्रॉपर तरीके से होगा कि नहीं होगा। सबसे प्रचुर मात्रा में जो रॉ मटेरियल में पाया जाता है वो होता है लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू, कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू। कैल्शियम कार्बोनेट वो कैल्सिनेशन के बाद में आप देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो कि इन्वायरमेंट में चला जाता है, तो हमारा बचता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड ही अलग अलग टेम्परेचर रेंज में वो कन्वर्ट होता रहता है C2H में, C3H में, C3A में, C4AF में। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, 63% तक कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली। और उसको रिएक्शन किसके साथ करना है, और अदर मटेरियल के साथ में। अदर मटेरियल में क्या क्या आ गया कि सिलिकॉन ऑक्साइड आ गया, आयरन ऑक्साइड आ गया, एल्युमिना ऑक्साइड आ गया, MgO आ गया, जितने भी अल्कलीज हैं उनके साथ में, और जितने भी सल्फर हैं उनके साथ में, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन सभी के साथ में उनका रिएक्शन होना है प्रॉपर तरीके से। तो जो लाइम है वो लाइम का टेम्परेचर के साथ में एक बहुत ही अहम रोल रहता है, और साथ साथ में जितने भी अदर पैरामीटर्स हैं, जितने भी अदर रॉ मटेरियल हैं, उन सभी के साथ में प्रॉपर रिएक्शन हो अलग अलग टेम्परेचर रेंज में, उसके लिए एक निर्धारित किया गया है कि जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर है कि कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय जितने भी मेन 3 जो मेजर रॉ मटेरियल इसके साथ में लिए जाते हैं कि एल्युमिना ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और प्लस सिलिका ऑक्साइड, इन 3 का कॉम्बिनेशन और कैल्शियम ऑक्साइड के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से मेंटेन करके रखा जाता है, तो जिससे कि प्रॉपर तरीके से जो किल्न के इनसाइड में वर्नेबिलिटी है वो मेंटेन हो पाए और यूनिफॉर्म क्लिंकर फॉर्मेशन मिल पाए। तो जस्ट एक चीज और समझने के लिए कि नॉर्मली अगर जो लाइम है ओनली लाइम रहे और उसके साथ में और भी रिएक्शन नहीं होगा, कि उसका रिएक्शन अभी एल्युमिना के साथ नहीं हो रहा, आयरन ऑक्साइड के साथ नहीं हो रहा, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ नहीं हो रहा है, ओनली लाइम है, तो लाइम को कन्वर्ट होने के लिए अभी हमारा सॉलिड सॉलिड रिएक्शन है, वो जब कन्वर्ट होगा C2H और प्लस फ्री लाइम, इन दोनों सॉलिड सॉलिड रिएक्शन के लिए हमको C3H का जब फॉर्मेशन करना रहेगा, जब C3H का फॉर्मेशन होगा तो वो पता चलेगा करीब करीब जो टेम्परेचर रेंज है उसका है 2000 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए 2000 डिग्री सेल्सियस में हमको C3H का फॉर्मेशन मिलेगा, सॉलिड सॉलिड जब रिएक्शन होगा, तो उस समय अभी आयरन ऑक्साइड और एल्युमिना ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड ये सब नहीं है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस में आप सोचिए जो हमारा किल्न का लाइनिंग का कंडीशन क्या होगा, रेडिएशन कितना बढ़ जाएगा किल्न सेल में, कितना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इन सभी के लिए फिर से एनालिसिस किया गया, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में आयरन ऑक्साइड, एल्युमिना ऑक्साइड, पहले एल्युमिना ऑक्साइड मिलाते हैं, एल्युमिना ऑक्साइड के मिलाते ही जो वो रिएक्शन है उस सॉलिड लिक्विड में थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, और वही जो टेम्परेचर रेंज है वो होता है, जो C3H का फॉर्मेशन होगा वो 1470 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाएगा, मतलब 1470 डिग्री सेल्सियस पे ही हमको C3H फॉर्मेशन उस समय मिलेगा। तो मतलब हम एल्युमिनियम का जब प्रेजेंस होता है, और जैसे ही आयरन का प्रेजेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है को फर्दर टेम्परेचर रिड्यूस होता है, वो 1450 डिग्री सेल्सियस पे C3H का फॉर्मेशन चालू हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जैसे जैसे मटेरियल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, एल्युमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, तो वैसे वैसे जो 2000 डिग्री सेल्सियस में जो रिएक्शन होना था वो 1450 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। और अब कैल्शियम ऑक्साइड और जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनका एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन करके रखा, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लाइम कंटेंट टू मैक्सिमम पॉसिबल लाइम कंटेंट इन द क्लिंकर, कि जितने भी और भी कंटेंट हैं लाइम के उन सभी का एक रेशियो को ही लाइम सैचुरेशन फैक्टर बोलेंगे। इसमें क्या है कि जो भी मटेरियल बने, चाहे वो C3H है, C4AF है, चाहे C3A है, वो
ज़्यादा फ्री लाइम के साथ में प्रेजेंस में ना हो, पहले ही बन जाए। तो जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर आप देखेंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो भी रामिक्स डिजाइन हमने चेक किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज होता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर के लिए, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा कि लाइम सैचुरेशन फैक्टर का जो फार्मूला है वो अलग अलग है। तो उससे ना जाके आज जो मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है रामिक्स डिजाइनिंग में। लाइम सैचुरेशन फैक्टर इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड CaO डिवाइडेड बाई 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3 इंटू 100। तो ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। और जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर का टिपिकल रेंज है वो 0.88 से लेके 1.02 और कोशिश किया जाता है कि 0.8 से लेके 0.98। तो आप देखेंगे अपने प्लांट में 1 नहीं रखा जाता है, वो करीब करीब 0.96 0.98 इतना ही रहता है। तो उसमें वो बेटर रिजल्ट देगा। अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर 1 के अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है, 1.02 जा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर आपको फ्री लाइम की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे CO की वैल्यू बढ़ाएंगे आप, मतलब अदर जो ऑक्साइड से रिलेटेड रॉ मटेरियल है उसका वैल्यू कम होगा, CO का वैल्यू बढ़ेगा तो फ्री लाइम का वैल्यू बढ़ेगा। और कहीं पर आप देखे होंगे कि हमने देखा है कि जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर है उसको लाइम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, और वहां पर कंसिडरेशन किए हैं कि MgO का भी कंसिडरेशन हुआ है। अगर मान लीजिए MgO 1.5 लेते हैं, उसका जो फैक्टर है, अगर MgO लेस देन 2% है तो जो फैक्टर है 0.75 का इंटू MgO, इसकी जगह में 1.5 भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि लाइम स्टैंडर्ड LSF जो है इसके फार्मूला क्या है, 100 ब्रैकेट में CO प्लस 0.75 इंटू MgO और डिवाइडेड बाय 2.8 SiO2 और प्लस 1.18 Al2, वही सेम है 1.2, यहाँ पर 1.18 है Al2O3 और प्लस 0.65 Fa2O3। तो इसका भी यूज रामिक्स डिजाइन में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके पहले हमने जो बताया। और कहीं कहीं सल्फर ट्राईऑक्साइड का भी कंसिडरेशन करते हैं, लेकिन रेयर केस में हमने देखा है इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है कि वहाँ पर CO के साथ में -7 SiO3 भी कंसिडरेशन में करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रहता है। बहुत ही रेयर केस में अगर ज़्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में करेंगे। कहीं कहीं आप बुक में देखते होंगे कि अगर मान लीजिए एल्यूमिना मॉडुलस की वैल्यू 0.64 से ज़्यादा है तो आपका जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर का फार्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए CO इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.8 SiO2 प्लस 1.65 Al2O3 प्लस 0.35 Fe2O3। अगर वही एल्यूमिना मॉडुलस की वैल्यू 0.64 से कम है तो उस कंडीशन में जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर का फार्मूला हो CO इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2.8 SiO2 प्लस 1.18 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, और जो इसका टिपिकल रेंज है 0.88 से लेके 1.02 होता है। तो ये फार्मूला जनरली हमने यूज होते नहीं देखा। हाँ, ये जो आपका दूसरा वाला फार्मूला था CO डिवाइडेड बाई 2.8 SiO2 प्लस 1.18 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3, तो लेकिन वहाँ पर वो रेंज नहीं रहेगा कि एल्यूमिना मॉडुलस वैल्यू 0.64। तो ये भी आप फार्मूला आप देखे होंगे, बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियल बुक है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने बताया वही फार्मूला यूज होता है। अब मान लीजिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर का लिमिटिंग रेंज कितना होना चाहिए। रॉमिक्स में 95 से लेके 110, जो क्लिंकर में 0.66 से लेके 1.02, और वही अगर वो अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी के अप्रॉक्सीमेटली जाता है तो हमने पहले बताया कि फ्री लाइम की वैल्यू बढ़ेगा। प्रेफरेबल रेंज है रॉमिक्स में 1.06 और क्लिंकर में 0.93 से लेके 0.95। अब हम जानते हैं कि अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, वो हायर रेंज में जा रहा है, 1.2 में जा रहा है, 1.02, 1.05, 1.06 में जा रहा है, तो उस समय क्या इफेक्ट देगा। सिंपल सी बात है कि उस कंडीशन में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू हमारा हायर रेंज में हुआ। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगा, फुल कंजम्पशन बढ़ेगा, जो C3S को कन्वर्ट करने का जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमको ज़्यादा हीट का रिक्वायरमेंट आएगा, बर्निंग जो है वो हार्डर रहेगी और एक्सेसिव फ्लेम है। जैसे ही CO की वैल्यू यूनिटी से ज़्यादा होगा, फ्री लाइम की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वहाँ पर आप देखेंगे 2% आ रहा है, 2.5% आ रहा है, इस रेंज में चला जाता है। और जो प्रेफरेबल फ्री लाइम का है 1.5% के बीच में ही रहना चाहिए। अगर फ्यूल कंजम्पशन की वैल्यू ज़्यादा होगी
फ्यूल कंजम्पशन मतलब हम ज़्यादा हीट दे रहे हैं किल के इनसाइड में, तो वहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव लाइन डैमेज होगा, प्लस जो कोटिंग फॉर्मेशन है वो भी डिस्टर्ब होगा, और रेडिएशन जो सेल का है वो बढ़ेगा, और किल का आउटलेट जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, लेकिन C3H जो कंटेंट है वो इंक्रीज होगा, और वही C2S की वैल्यू है वो घटेगा। इम्प्रूव द ग्राइंडेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किलिंग का, जब भी आप देखेंगे C3S की वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब वो 54 से 56 जा रहा है या हायर रेंज में जा रहा है, तो उसमें जो ग्राइंडेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है और अनसाउंड सीमेंट मिलेगा। मतलब जो लीचेटियर टेस्ट ऑटोक्लेव टेस्ट में क्या है कि इस सीमेंट को पास करना भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जो रेंज है उस रेंज से हायर साइज में जाएगा, उसमें जो एक्सपेंशन है वो बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंशन जब बढ़ेगा, अनसाउंड होगा, तो आफ्टर यूज जो सीमेंट है उसमें क्रैकिंग फॉर्मेशन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और कॉज स्लो सेटिंग विद हाई स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, सेटिंग जो है थोड़ा सा स्लो रहेगा। अगर वही लाइम सैचुरेशन फैक्टर की वैल्यू टू लो है, मतलब 0.91 है, 0.92 है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइम कंटेंट अगर कम रहेगा तो सिंपल सी बात है स्ट्रेंथ कम मिलेगा। लाइम की वैल्यू ही कम हो रहा है। आप देखते होंगे जो लाइमस्टोन है वो लो ग्रेड लाइमस्टोन है, हाई ग्रेड लाइमस्टोन है। अब लो ग्रेड लाइमस्टोन से आप क्लिंकर बनाएंगे तो सिंपल सी बात, वो उसमें जो स्ट्रेंथ आना चाहिए वो कम आएगा। अगर वही हाई ग्रेड लाइमस्टोन इसीलिए मिला है जो हमारा डिजायरेबल रेंज है कि 1 डे में जो स्ट्रेंथ आना चाहिए सीमेंट का वो इतना आना चाहिए, जो 7 डेज में आना चाहिए, 28 डेज में आना चाहिए, उतना रिकमेंडेड वैल्यू आए। OPC 53 ग्रेड है तो मतलब 28 डेज में जो स्ट्रेंथ है वो 53 से कम नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे 58 आपके प्लांट में 58 57 तक जाता है, तो वो तभी है जब आप उसमें हाई ग्रेड लाइमस्टोन भी मिलाएंगे। अगर लो ग्रेड लाइमस्टोन मिलाएंगे तो आपको स्ट्रेंथ ही नहीं मिलेगा, वही आ जाएगा 33 अप्रॉक्सीमेटली, OPC 33 के रेंज में आ जाएगा, 25 मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, इसको जानना जरूरी है। इजी बर्निंग होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू कम रहेगी तो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम रहेगा, बर्निंग थोड़ा सा प्रॉपर होगा, और स्लाइटली मोर लिक्विड फेज करता है। लेकिन लिक्विड फेज के लिए क्या है कि सिंपल सी बात है, लिक्विड फेज है मतलब उसमें वहाँ पर आयरन और एल्युमिना ऑक्साइड की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो इससे लाइम सैचुरेशन फैक्टर से भी जो रॉमिक्स का आवरली बेसिस पे हमेशा चेकिंग चलता रहता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है लाइमस्टोन का, आप देखते होंगे आपके प्लांट में वो ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होने पाता है, वो लेस देन 1 ही रहता है, उससे 1 से कम नहीं होना चाहिए, ओके, या 1.2% से कम ही रहे। रिकमेंडेड रहता है कि 1% से कम ही रहना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए गोल्डन रूल है कि आप अपने प्लांट में आप देखते होंगे कि आपके प्लांट में लाइम सैचुरेशन फैक्टर वो 0.96 मेंटेन करके रखा गया, लेकिन किसी भी कारण वहाँ पर जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर है वहाँ पर 1% इंक्रीज किया, मतलब 1.97 चला गया। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि 1% का जो इंक्रीज है ना वो 10 to 15 किलो कैलोरी पर केजी आप क्लिंकर आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ा देगा, और वही जो फीड रेट है 1% डाउन हो जाएगा, और वही जो स्ट्रेंथ है 5% इंक्रीज कर जाएगा 1 डे का, और 1.5% 28 डेज का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। वही अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर 96 से लेकर 98 है, मतलब 0.96 लेके 0.98 बढ़ रहा है, तो वहाँ पर जो OPC सीमेंट है तो वहाँ पर देखा जो स्ट्रेंथ है वो करीब करीब 1 से 2 MPa तक बढ़ता मिला है। तो इतना ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि जस्ट आप ये समझिए लाइम सैचुरेशन फैक्टर का इंपॉर्टेंस। इसीलिए हर प्लांट में लाइम सैचुरेशन फैक्टर, एल्युमिना मॉडुलस, सिलिका मॉडुलस, अल्कली सल्फर रेशियो की हमारा ऐसा तो नहीं कि कोटिंग फॉर्मेशन साइक्लोन में हो रहा है, तो उन सभी के लिए ये सब पैरामीटर का एनालिसिस आवरली बेसिस पे होता है। आप प्रोडक्शन रिपोर्ट में भी देखते हैं इन सभी का वैल्यू वहाँ पर मेंशन रहता है, परसेंटेज ऑफ लिक्विड का वैल्यू मेंशन रहता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आई एम जेके। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है, जो आपको हर क्षेत्र में बता पाए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता पाए, प्लांट के रिलायबिलिटी के बारे में बता पाए, प्लांट के ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में बता पाए,
अगर आप मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या स्किल होना जरूरी है उसके बारे में पता चल पाए। लीडरशिप हायर पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा, इसलिए आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सीमेंट पीडीएम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल, प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो देर किस बात का, तुरंत आप सीमेंट पीडीएम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को एनलाइटमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।